हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास लेक्चर में, जहां बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को किस तरह से बेस्ट तरीके में एनालाइज किया जा सके ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। देखिए, जो मॉक टेस्ट हैं वो एक तरह से लिटमस टेस्ट होते हैं कि क्या आप किस तरह की परफॉर्मेंस रखेंगे 28 मई को। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक टेस्ट को, जो अब 1 महीना रह चुका है, इस तरह से जे कि वो आपका असली प्रीलिम्स का पेपर है। और जो आपका काम है वो सिर्फ मॉक टेस्ट देने का नहीं है जिस तरह की धारणा बनी हुई है। जो आपका असली काम है इम्प्रूवमेंट का, वो आपके 2 घंटे मॉक टेस्ट देने के बाद शुरू होगा, जब आप उस टेस्ट को एनालाइज करेंगे। तो अगर आप इस सर्टेन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को करते हैं तो मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुद में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी 2 या 3 मॉक टेस्ट के बाद ही। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जब आपने कोई भी मॉक टेस्ट दे दिया, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, चाहे आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे 110 आ रहे हैं, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन कि आप 28 मई को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य है इन मॉक टेस्ट को देने का यही होना चाहिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, किस तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ, किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ। तो जितने भी मार्क्स आए उनको हमेशा के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखो कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। और ये दोनों ही चीज़ें आपके पेपर के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, जब भी आपने मॉक टेस्ट दे दिए, जितने भी नंबर आए, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उन क्वेश्चंस में किस तरह की गलती है। क्या उन क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल गलती है कि कोई ऐसा कंसेप्ट था जो कि आपको आना चाहिए था, जो कि बहुत ही बेसिक है, उनमें से गलत कर दिया, या फिर कुछ फैक्चुअल गलतियां हैं कि अगर हिस्ट्री की बात करें, कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको नहीं पता था या आप रिटेन नहीं कर पाए, क्या ऐसी ज्यादा गलतियां हैं। फिर है क्लरिकल एरर्स कि आपने कोई ओएमआर शीट के अंदर मार्क ही गलत तरह से कर दिए, या फिर पेपर के अंदर आपने सोचा कोई आंसर था, आपने करेक्ट इनकरेक्ट का नहीं देखा, या फिर आपने ओएमआर शीट में कोई भी क्लरिकल मिस्टेक की है, वो आपको पता होने चाहिए। एंड चौथा है करंट अफेयर्स में से कि क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि करंट अफेयर्स में होने की वजह से आपको नहीं पता थे, तो आपकी कवरेज में कमी है, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे, उस 2 घंटे के बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बैठें, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करें कि आपकी गलती इन चारों में से किस तरह की गलती है। पांचवे जो क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे या आपको गलत हो सकते हैं, जो कि अनअटेम्प्टेबल थे, जिनको अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जब आप देखोगे कि कट ऑफ इतनी कम जा रही है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के अंदर जो कि छोड़ने लायक होते हैं। वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैंने क्वेश्चन किया है सही किया है या फिर गलत किया है या फिर छोड़ा है, क्या वो मेरा अप्रोच सही था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कल को खुश हो सके कि मेरे इतने ज्यादा मार्क्स आ गए। ना ही कम मार्क्स आने से आपका कोई नुकसान हो रहा है, ना ही ज्यादा से आपका कोई फायदा होगा। अल्टीमेटली सिर्फ जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आपका फायदा है। मान लीजिए आपके 100 में से कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आपने 1 से लेके 100 तक हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए जाना है जो कि आपने उस दिन पेपर दिया। मान लीजिए पहला कोई क्वेश्चन है, चाहे आपका सही हुआ हो चाहे आपका गलत हुआ हो, मान लीजिए वो एक्स टॉपिक में से है। अगर आप उस टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, मान लीजिए अकबर में से क्वेश्चन है, आपको लगता है कि अकबर मेरे को सफिशिएंटली आता है, इनको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और आपका ठीक भी है, तो उसी क्वेश्चन को वहां पर छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाइए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपने जीडीपी के ऊपर देखा और आपको लगा कि ऑल दो क्वेश्चन मेरा ठीक है, पर इसके जो करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जीएनपी, ऐसे जो जीडीपी के आगे वेरियस फॉर्म्स होते हैं, उनमें आपको कोई लग रहा है कि दिक्कत है, आपको नहीं ज्यादा अच्छे से रिटेन आ रहा, तो वहीं पे रुकते हुए आप इन टॉपिक्स को साथ में रिवाइज करते जाइएगा। क्योंकि आखिरी के टाइम में आप ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा एक सब्जेक्ट उठाएंगे फिर उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने बैठेंगे। जब आप इन टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को उठा के एक एक वहां से पढ़ने लग जाएंगे, तो आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हैं वो बनने लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि किस तरह की वहां पर गलती थी। अगर तो मान लो कंसेप्चुअल गलती है, मतलब कि आपको रिवीजन उस तरह से करनी है, कंसेप्ट्स को अच्छे तरह से पढ़ना है। फैक्चुअल गलती है तो देखो, फैक्चुअल जो गलती होती है उनमें काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप छोड़ने लायक थे, कि ऐसा कोई फैक्ट दिया गया है जहां पर आपने तुक्का लगाया, तो आपको रियलाइजेशन होगी कि मेरे को इस तरह के क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेरी इनमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। पर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो स्टैटिक का पार्ट है, वो आपको पक्का से सही करने हैं।
ज्यादातर बच्चे जितने टेस्ट देते जाते हैं वो सिर्फ इस तरह से देते हैं कि ज्यादा से मैं 60 टेस्ट दे दूंगा, 70 दे दूंगा। ये सच नहीं है। जितने भी टॉपर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से खड़े होकर कोई भी चीज कहते हैं कि मैंने इतने टेस्ट दिए, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा फायदा आपको तभी होगा कि जितने आपने टेस्ट दिए उससे जो आप वैल्यू इंप्रूवमेंट कर सकते थे, जब तक आप वो नहीं कर रहे तो चाहे आप 100 टेस्ट दे दो, 200 दे दो, कोई फायदा नहीं है उसका। जो बच्चा 20 टेस्ट देता है और जो 100 टेस्ट देता है वो दोनों बराबर हैं। शर्त ये है कि आप उससे सीख क्या रहे हैं। हर एक जो टॉपर है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो अलग तरह की होती है। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से बजाय ये आप एक मध्यम मार्ग वाली फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हो कि जो भी आपने टेस्ट दिया उनमें जो 100 क्वेश्चन आए, उन 100 क्वेश्चंस में से जो 100 टॉपिक निकलते हैं क्या आपको अच्छे से आते हैं, तभी उस टेस्ट को देने का फायदा है। उन 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये छोड़ने लायक थे। तभी आपको पेपर में जाके अंदाजा होगा कि कट ऑफ कितनी की जा सकती है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। जब तक आप इन मॉक टेस्ट को असली पेपर की तरह नहीं देंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा आपको। मैं आशा करता हूं जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी ये महीना आता है ना, ये प्रीलिम्स का जो सीजन होता है, जब हर एक बंदा अपने क्वेश्चन बैंक्स को दिखाने लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस कर जाओ, इसमें से आ जाएगा, या फिर ये कॉमन सेंस के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि पिछले साल 2022 में इतने क्वेश्चन आए, उसमें से 25 क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। नो डाउट कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं भी कहता हूं कि कॉमन सेंस के थ्रू होगा। पर ये समझो पेपर के अंदर आपके ऊपर प्रेशर है, टाइम बाउंडेशन है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इतना कॉमन सेंस वहां पर नहीं चल पाता। जो भी लोग कहते हैं कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट करते हैं सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी एक बिजनेस होता है। ज्यादा से ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो अट्रैक्ट करने होते हैं ताकि बिजनेस ड्राइव हो सके। पेपर के अंदर जो सिनेरियो है वो एकदम ही ऑपोजिट होता है। इसी वजह से टाइम टाइम के ऊपर आपको ये कहा जाएगा कि पेपर इतना आसान था या इतना डिफिकल्ट था। आपको अपनी तैयारी के ऊपर, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पेपर के अंदर जाके जज कर सकें कि क्या इस साल जो पेपर वो इजी आया या डिफिकल्ट आया। क्योंकि मोस्टली जो भी पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा, जो मार्केट में ओपिनियन होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। ना ही किसी बंदे को ये अंदाजा होता है या गेस वर्क होता है कि इस साल का पेपर किस तरह से आएगा। 2017 में या 16 में बात करें, जब कट ऑफ 114 या 116 चली गई थी 2016 में, तो उस साल मार्केट में ट्रेंड बन गया था कि आपको एटलीस्ट 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे ताकि आप इतनी कट ऑफ को अचीव कर पाए। जैसे जैसे 2020 आता गया, जब हमारी कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास रहेगी, तो लोग कहने लगे कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उससे भी आपका पेपर हो जाएगा। तो देखो, ये आफ्टर पेपर की सारी प्रिडिक्शंस होती हैं कि आपको कितने करने हैं कितने नहीं करने। फॉर एग्जांपल, इस साल की टेस्ट सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि वो पैटर्न अब आने लगे हैं। उस पैटर्न के क्वेश्चन की ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, इस तरह के उससे पहले कभी नहीं आए। क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स की जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर पूछा है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। उसी हिसाब से जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो यूट्यूब के ऊपर आके अपना ज्ञान देने लग जाते हैं कि इस बार इस तरह से अटेम्प्ट करके, है ना, दुनिया में किसी को नहीं पता कि किस तरह का पेपर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आएगा, हाई स्कोरिंग पेपर होगा, लो स्कोरिंग पेपर होगा। पर ये जो आखिरी का एक महीना है वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आप ढंग से तैयारी करोगे। तो जो मॉक टेस्ट है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के दे रहे हो, चाहे पीवाईक्यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोशिश करो कि जो 100 के 100 क्वेश्चन करते हो, एक तो जो आप 2 घंटे में बैठ के उसको प्रॉपरली मॉक टेस्ट को दो, और इस तरह से दो कि ये मेरा असली प्रीलिम्स का एग्जाम है। जब आप उन 2 घंटों के बाद अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे कि कौन से मेरे ठीक होने चाहिए थे जो कि इजी क्वेश्चन थे, कौन से गलत होने चाहिए थे। इजी क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जो कि आपके स्टैटिक में है, जो टीचर ने जहां से भी आपने कोचिंग ली है वो उन्होंने आपको करवाए थे, मतलब कि वो डुएबल चीजें हैं। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप 3 ऑप्शंस में बचते होगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपने कवर नहीं की हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि करने के दायरे से ही बाहर थी। तो ऐसा जब आप अंदाजा लगाने लग जाते हो, क्योंकि एक महीना है, इसमें आप लगभग अगर हर दूसरे तीसरे दिन भी टेस्ट दो तो 10 टेस्ट के लगभग तो मिनिमम आप दे के आओगे। तो जितना ज्यादा इसमें आप चीजों को अच्छे से करोगे, जितने टॉपिक्स इसके थ्रू करोगे, तो आपको खुद ब खुद फायदा देखने को मिल जाएगा। और जब फिर उस दिन आप रियल सिनेरियो के अंदर पेपर दोगे, उसमें आपको फायदा दिखेगा। उसके अलावा कोशिश करना कि ये जो 10 मॉक्स आप दोगे, इसमें जो आप
कुछ टेस्ट के अंदर ओएमआर शीट जिस तरह से हम यूपीएससी के अंदर भरते हैं, वही सेम क्राइटेरिया में भरना कि आप असली दिन किस तरह से ओएमआर शीट भरोगे। हर एक बच्चे का ओएमआर शीट भरने का जो तरीका है वो अलग होता है। कुछ बच्चे 1 से लेके 100 तक पहले पूरा पेपर को करेंगे, फिर उसके बाद ओएमआर शीट को भरते हैं। कुछ बच्चे हर एक 10 क्वेश्चंस के बाद, कुछ बच्चे हर एक 20 के बाद। हर एक बच्चे का अपना तरीका है और वो हर एक तरीका ही सही है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने तरह से काम करता है। पर ये कोशिश करो कि जिस भी आपका क्राइटेरिया बन चुका है, जिस भी तरह का जो आपने 28 मई को करना है, कुछ टेस्ट इसमें इस तरह से प्रैक्टिस कर जाना, ताकि आपको उस दिन जाके कोई दिक्कत ना आए, या फिर आपके क्राइटेरिया में कोई भी दिक्कत हो तो उस दिन के से पहले ही आपको पता लग जाए कि इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, वो तो इस चीज को समझ लेंगे। जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनको लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, उस दिन आ जाके भर ही देंगे। पर ये समझो कि उस दिन ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी शायद वो उतना प्रेशर फ़ील ना हो रहा हो, पर उस दिन क्योंकि प्रेशर एक्सपेक्टेशंस का कि इतना सारा किस तरह से रटें, आपको ये लगने लग जाएगा कि हमारे को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अभी जो चीज़ें आपको आती हैं ना, पेपर से कुछ टाइम पहले वो भी भूलने लग जाती हैं। पर डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये समझो कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो, आपका जो दोस्त है, जो तैयारी कर रहा है, जो पेपर देने जाएगा, वो भी उसी चीज़ से डर रहा है। तो जब सारे सारे ही डरे हुए हैं, तो जित डरों जो लोग डरे हुए हैं, उनका ही ये पेपर है। तो आपको बस उन डरों लोगों में से आगे निकलना है, उनसे जीतना है। तो समझने वाली बात है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं प्रीलिम्स देने जाता था ना, तो मैं रफ एस्टिमेट लगाया करता था कि 5-6 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे। इनमें जो अच्छे से तैयारी करते हैं, जो शिद्दत से तैयारी करते हैं, वो 40-50 हज़ार के आसपास होंगे। अब उन 40-50 हज़ार में से 15 हज़ार बच्चे के आसपास हमारा प्रीलिम्स निकलने जाते हैं। सो रफली 3 से 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है अल्टीमेटली निकलता है मेंस देने के लिए। तो मैं पेपर के अंदर जाते हुए सिर्फ ये देखा करता था कि ये 4 बंदे हैं जिनको मुझे हराना है, जो मेरे को लगता है मैं हरा दूँगा, कि इनसे तो मेरे को ज़्यादा ही आता होगा। ये किसी को डाउनग्रेड करने की बात नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट करने की बात है कि हाँ, मैं इनसे जीत सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सच ये है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है। जितना आप अपना मोराल अप रखोगे, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि ज़ीरो भी आ रहा हो, ज़ीरो तो किसी का नहीं आता। ज़ीरो भी आ रहा हो फिर भी क्या बात है, एटलीस्ट अगर हारना ही है तो जीत के हारो। जीत के इन द सेंस कि जितना आप ज़ोर लगा सकते हो उतना करने की कोशिश करो। और ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई, प्लीज़ इनको करने की कोशिश करना, आपको फ़ायदा खुद ब खुद दिखेगा। मॉक टेस्ट को सिर्फ मॉक टेस्ट की तरह मत देना, उसको एनालाइज़ करो। जितना अच्छे से एनालाइज़ करोगे, उतना ही आपको अपने अंदर वैल्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जिन क्वेश्चंस में आप 2 में फँसते हो ना, आपने उन मान लीजिए आपका वो ऑप्शन गलत हो गया कि आपने 2 ऑप्शन समझे, उसमें से एक ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो हमेशा ये समझा करो कि आपको ये लगता होगा कि मैं ही हमेशा गलत ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट करता हूँ, बाकी बच्चे तो जब ये 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी वाला तुक्का मारते हैं, उनका सही हो जाता है। तो जब आपने वो क्वेश्चन गलत किया और जब उसने आपने एनालाइजिंग करने के दौरान उसको रिविजिट किया, तो ये समझा करो कि जब मैंने ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो उस टाइम के ऊपर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने क्या गलत सोच लिया। जब आप अपने दिमाग को ये रिकंडीशनिंग करने लग जाते हो ना, तो आपके मन में वो कैलकुलेटेड गैस मारने वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ने लग जाती है। ज़्यादातर बच्चे इस प्रोसेस को करते ही नहीं है, इसी वजह से वो गलत ऑप्शन के ऊपर तुक्का मारने लग जाते हैं। जैसे-जैसे आप ये अगले 1 महीने में मेथड को यूज़ करना शुरू करोगे, एनालाइज़ करना अच्छे से शुरू करोगे, वैसे ही आपको जो फ़र्क है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो दिखने लग जाएगा। मेरे कहने के ऊपर अगर आप 2-4 बार करोगे, तो आपको खुद से फ़र्क दिखेगा। अगर मान लो कर भी लोगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चंस के जो 100 टॉपिक हैं, वो तो रिवाइज़ हो जाएँगे। वैसे भी आपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना था, पर लास्ट में क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर इतना बर्डन होता है, तो एक-एक सब्जेक्ट को उठा के उन चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है कि किस तरह से अगले आखिरी 1 महीने में आप रिवीजन कर सकते हो, और कोशिश करना कि ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं एफएलटीज़, उनको देने की कोशिश करना, ताकि न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी बैठे कि हाँ, एक टॉपिक के बाद दूसरे सब्जेक्ट का टॉपिक आ गया, ताकि आप पेपर के लिए कस्टमाइज़्ड हो सको। और ये जो आप 2 टेस्ट दोगे, ये सारे टेस्ट दोगे, कोशिश करो कि जो आपका यूपीएससी का असली पैटर्न है, 10:30 से लेके 12:30 या 10 से 12 जो भी टाइम पीरियड रहता है, उसी टाइम पीरियड के ऊपर दो, ताकि आप अपने नेचर को, अपने पूरा क्लॉक साइकिल को उसी तरह से कस्टम कर सको। देखो, पेपर बहुत बड़ा है, कहने के लिए कोई बंदा कह सकता है कि इतना ज़्यादा डरने की क्या ज़रूरत है या इतनी ज़्यादा तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि एक प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन की वजह से बच्चे बाहर हो जाते हैं, एक-एक नंबर के ऊपर
हज़ारों बच्चे बैठे होते हैं, जब आपने देखा होगा जितनी कट ऑफ जाती है ना, उसके 2 नंबर इधर और 2 नंबर उधर ही मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। क्योंकि पेपर में ये समझो जो ईज़ी क्वेश्चन है और मॉडरेट क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करते हुए आपकी मेरिट बनेगी। तो क्योंकि हर एक बच्चा सेम तरह से कोचिंग लेता है, सेम तरह की किताबें हैं और मेंटल कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। जो तो बच्चे एक्सेप्शनल हैं, वो कट ऑफ भी फिर 20-25 नंबर से क्लियर करते हैं, हम उनकी बात नहीं करें। हम मैं मेरे जैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो क्योंकि एक-एक नंबर ज़रूरी है, तो आपको वो हर एक चीज़ करनी है, जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है, जिससे आपका दिमाग तेज़ चलेगा। बहुत सारे बंदे इसको खारिज कर देते हैं कि इस चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिस तरह से मैंने बच्चों को इतने सालों में गाइड किया है, या खुद जब पेपर दे के आया हूँ, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इसको करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। मैं फिर भी आशा करूँगा कि आपका पेपर क्लियर हो। पर बहुत मुश्किल पेपर है, ये सच है कि मुश्किल पेपर है, और आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें भी साथ में करनी पड़ती हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिले। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ एक बार लिख देना। मैं कोशिश करूँगा कि अगले जो सब्सिक्वेंट मैं लाइव लेक्चर्स या फिर लेक्चर्स लूँगा ऐसे मुद्दों के ऊपर, उनमें मैं उस चीज़ को एड्रेस करूँ। और बाकी मेरी आप सबको ऑल द बेस्ट विशेज़ हैं कि 1 महीना रह चुका है, अच्छे से तैयारी करना और कोशिश करो कि अब कुछ नया ना पढ़ो। जितना आपने पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखो और उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करते रहो। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मॉक टेस्ट के अंदर आप कोई नया करंट अफेयर देखते हो या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हो, उसको आप ज़रूर रट लो। पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिल्कुल ही नया टॉपिक देख लिया जो कि आपने पहले नहीं किया था, उसी को रटने लग गए, अब कि ये याद हो जाए, इसी में से क्वेश्चन आएगा। सिर्फ समझाने वाली बात है। जिस दिन जब मैं पेपर देने जाता था ना, तो मैं घर से यही सोच के जाता था कि आज भगवान मेरे साथ है। जो चीज़ मैं छोड़ के गया हूँ उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो मैं करके गया हूँ उसमें से जो मेरे को याद है उसी में से क्वेश्चन आएगा। भक्ति मूवमेंट आपने किया होगा कि जिस श्रद्धा के साथ आप भगवान को याद करते हो, आपको रिवॉर्ड भी उसी तरह से मिलता है। मुझे आज तक इसी तरह से मिला है, क्योंकि मैंने भगवान के ऊपर उतना भरोसा किया है। अगर तो आप अथीस्ट नहीं हो तो इस तरह से कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली रिवॉर्ड भी आपको उसी तरह से मिलेगा। ये मत कहना कि ये किस तरह की बातें हैं, पर जिस इंसान को जिस तरह से चीज़ें मिलती हैं, उस तरह से मैंने बताया। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।